तो इस लेक्चर 4 में हम कवर करेंगे, जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एटॉमिक मॉडल। फिर बच्चों क्या है एटॉमिक मॉडल? ये एटॉमिक मॉडल हम इसलिए पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को इसलिए इस यूनिट में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारी इस यूनिट के लिए बड़ा बेसिक टॉपिक है। फिर बच्चों तो क्या है एटॉमिक मॉडल, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके साथ हरि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक मॉडल क्या होता है। फिर बच्चों एटॉमिक मॉडल क्या होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं एटम की। तो फिर बच्चों हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एक एटम की। ये मैं मान लीजिए ये आपके पास जो है एक सेंट्रल कोर है। फिर बच्चों ये एटम है, सपोज करिए आपके पास ये क्या है, कोई एटम है। अब फिर बच्चों जो ये एटम है, ये बीच में जो आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, जस्ट दिस इज अ स्फीयर, लाइक ए स्फीयर। तो जो आपके पास एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। फिर बच्चों क्या कहते हैं, एटम के सेंटर में जो एक कोर होती है, एक जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, जो एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रल कोर। फिर बच्चों एक्चुअल में इस सेंट्रल कोर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ये सबको पता होगा। अब फिर बच्चों ध्यान रखना है आपको, हमारी जो ये न्यूक्लियस है, फिर बच्चों जो ये न्यूक्लियस है ये हर एटम में होती है। याद रहे हर एटम में एक न्यूक्लियस होती है और वो कहां होती है? सेंट्रल कोर में, यानी एटम के सेंटर की कोर होती है उसमें, राइट, उसमें प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट ये बनता है, पहला पॉइंट ये कहता है एटॉमिक मॉडल कि एवरी एटम, फिर बच्चों देखिए क्या लिखा मैंने, एवरी एटम कंसिस्ट ए सेंट्रल कोर। फिर बच्चों क्या लिखा, एवरी एटम कंसिस्ट ए सेंट्रल कोर एज नोन एज न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि एवरी एटम कंसिस्ट ए सेंट्रल कोर, यानी जितने भी एटम है वो किससे बने होते हैं? एक सेंट्रल कोर के बने होते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियस। यानी हर एटम जो है एक सेंट्रल कोर से मिलकर बना है, सेंट्रल कोर से मिलकर बना है। इसी सेंट्रल कोर को क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया। आप ध्यान से देखिए, कह रहे बच्चों न्यूक्लियस जो होती है ये भी तो किस चीज की बनी होती है? फिर बच्चों क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? फिर बच्चों न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास एटम कौन सा है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के एटम की न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? फिर बच्चों प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और क्या होते हैं? फिर बच्चों न्यूट्रॉन होते हैं। दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक हो गया आपके पास प्रोटॉन और एक हो गया आपके पास न्यूट्रॉन। तो सेकंड पॉइंट पर जो बना एटॉमिक मॉडल का, सेकंड पॉइंट बना एवरी न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। फिर जो दूसरा पॉइंट क्या बना, एवरी न्यूक्लियस ऑफ एटम, एवरी न्यूक्लियस ऑफ एटम की प्रत्येक न्यूक्लियस, एटम की प्रत्येक जितने भी एटम्स होते हैं, उन एटम्स की जितने भी एटम्स होते हैं, यानी एटम की जो एवरी न्यूक्लियस है वो किससे बनी होती है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन से। यानी हर एटम की न्यूक्लियस किससे बनी होती है? हर एटम की न्यूक्लियस जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बनी होती है। प्यारे बच्चों एक पॉइंट और हमने यहाँ पे लिखना है, वो पॉइंट बड़ा ही काम का है, एटॉमिक मॉडल का थर्ड पॉइंट कहलाता है प्यारे बच्चों, जो कि आपको ध्यान रखना है, एंटायर मास एंड पॉजिटिवली चार्जेस ऑफ एटम lies inside the nucleus। फिर बच्चों ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा एटॉमिक मॉडल का, कि एंटायर मास एंड पॉजिटिवली चार्जेस ऑफ एटम लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब इस पूरे हर एटम का जो मास है, फिर बच्चों हर एटम का जो मास है और पॉजिटिव चार्ज, यानी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम का टोटल मास होगा, वो सारा का सारा कहां लाइज करता है? फिर बच्चों न्यूक्लियस में लाइज करता है। कहां लाइज करता है? फिर बच्चों न्यूक्लियस में लाइज करता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास ये जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको अब ध्यान से समझिएगा, कि हमारे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए। पर बच्चों न्यूक्लियस से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होता। ठीक है, उनको बाहर निकालना आसान नहीं होता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैन नॉट बी इजी टू रिमूव फ्रॉम द न्यूक्लियस।
यानी न्यूक्लियस से इनको बाहर निकालना आसान नहीं है, ठीक है। तो जो इसके अंदर जो फोर्स लगता है, यानी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के साथ बंधे हुए जो उनके बीच में फोर्स लगता है, यानी इस न्यूक्लियस में जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली फोर्स होता है। याद रखना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली फोर्स यही होता है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, देखो जैसे हमने बोला ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास सर्कुलर ये ऑर्बिट्स होती है प्यारे बच्चों। देखो ये ऑर्बिट्स, बहुत सारी ऑर्बिट्स होती हैं। जैसे इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? सबको पता है इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं प्यारे बच्चों, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। प्यारे बच्चों यही है ना कि जो इलेक्ट्रॉन्स है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन पार्टिकुलर ऑर्बिट्स। बच्चों ये जो सर्कुलर आपको दिखाई दे रही है, सर्कुलर देख रहे हैं आपको, सर्कल से दिख न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पाथ है जिन्हें हम आप कह सकते हैं ऑर्बिट्स। आप कई जगह पे इनको सेल्स भी कह सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में इनको सेल्स भी कह देते हैं, ऑर्बिट्स भी कह देते हैं ना। तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप ऑर्बिट भी कह सकते हो, यानी जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस पाथ को आप ऑर्बिट्स या शेल भी कह सकते हैं, राइट। तो आपके पास एटॉमिक मॉडल का जो फोर्थ पॉइंट बना प्यारे बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या कह सकते हैं हम? फोर्थ पॉइंट कह सकते हैं द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in circular orbit। तो फिर बच्चों क्या बना आपका फोर्थ पॉइंट? द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। यानी जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, कैसे? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। मेरे बच्चों कैसे घूम रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट्स में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। एटॉमिक मॉडल में जो एटॉमिक मॉडल था उसमें ये पॉइंट डिस्कस किए गए थे कि भाई ये एटम है और एटम की ये स्ट्रक्चर है और इस एटम के अंदर जो घटना घट रही है उनको डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा गया, कैसे कौन इलेक्ट्रॉन जो है किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस क्या होती है, एटम क्या होता है, ये सब यहाँ पे बताया गया। फिर इसके बाद फिर बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, एटम के अंदर, हर एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें पाए जाते हैं। अब देखिए तो फिफ्थ पॉइंट बना नंबर, फिफ्थ पॉइंट आपका बनेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम ड्यू टू विच एटम इज एन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। फिर बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एटॉमिक मॉडल ने कहा कि जो एटम होता है, कोई भी जो एटम होता है, यानी एवरी एटम के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चों एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। यानी एटम पे नेट चार्ज 0 हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसकी वजह से एटम क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हुआ। फिर बच्चों क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मैंने अभी आपके पास लेक्चर जो आपका थर्ड था उसमें भी डिस्कस किया था, न्यूट्रल को अनचार्ज भी कह देते हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब 6 पॉइंट पढ़ेंगे हम। बच्चों जो 6 पॉइंट है आपका, वो 6 पॉइंट क्या है वो आप जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अब एटम के अंदर जो है, यानी जो एटम होता है, एटम में 2 तरह के फोर्स काम करते हैं। तो एक फोर्स क्या, अब भाई अगर हम देखें तो ये जो न्यूक्लियस है, भाई न्यूक्लियस जो होती है, अभी अभी बोला हमने कि न्यूक्लियस होती है। अब न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है पहले बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, मानते हो? न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज, एटम की न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि एटम की न्यूक्लियस में 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं।
प्रोटॉन और हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन और एक हो गया आपके पास न्यूट्रॉन। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपके पास एटम के पास 3 तरह के पार्टिकल्स हो गए, एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, हमें पता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों अगर ध्यान से हम समझे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, राइट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, तो अब न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, तो बचा आपके पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है वो ही न्यूक्लियस को चार्ज प्रोवाइड कराएगा, तो न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन जो आपका न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस पर हो गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो अगर हम देखें कि जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स काम करेगा। फिर बच्चों उस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम कूलाम फोर्स भी कह देते हैं। तो फिर बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स लगेगा, वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फिर बच्चों अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन और आपके पास जो है न्यूक्लियस इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फिर ध्यान से देखिए, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, फिर बच्चों लगेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर बच्चों कौन सा लगेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से 6 पॉइंट एटॉमिक मॉडल का कहता है, 6 पॉइंट जो एटॉमिक मॉडल ने बताया था वो ये बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो क्या बोला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहां पे, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्शन होगा उनके बीच में। तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस is less than strong nuclear force between proton and neutrons। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए क्या बोला इसमें, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो लेस होगा किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस में लग रहा है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करें ज्यादा की, तो कितना ज्यादा लगेगा, तो मेरे बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, मेरे बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो लेस होता है मेरे बच्चों, लेस देन 100 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फिर बच्चों ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसने अभी भी कहा कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो लेस देन होता है, मतलब बहुत कम होता है, एक तरह से कम होता है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन कितना, अगर पूछ ले कितना, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना कम होता है। फिर बच्चों यहाँ पे लेस देन का सिंबल लेंगे हम, तो यहाँ पे लेस देन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो लेस होता है 100 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है 100 टाइम्स जो है लेस होता है, लिखा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज लेस देन 100 टाइम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी 100 गुना वीक फोर्स होता है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो बहुत कमजोर बल हुआ, बहुत कमजोर फोर्स हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप सोचिए
इसको समझिए 6 पॉइंट को। 6 पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर किया जा सकता है इजी से, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस में, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस न्यूक्लियस से बाहर निकालना आसान नहीं होता है। क्या बोला मैंने? बिल्कुल नहीं होता है। प्रोटॉन को आसान निकालना आसान ही नहीं होता कि वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाए। तो मेरे बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटॉमिक मॉडल क्या है, और इस एटॉमिक मॉडल में आपको समझ में आया होगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किस तरह से आपके पास न्यूक्लियस और एटम क्या होता है, मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आया हो। इसको अच्छे से आप नोट करिएगा और पीडीएफ नोट आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।